विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, श्री डी.जी. भटकर, पीजीटी इतिहास, कक्षा 11वीं, विषय इतिहास, अध्याय 3, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। सौ ईस्वी सन पूर्व से 1300 ईस्वी सन वी लगभग 1400 साल का एक कालखंड हम देखने जा रहे। इसमें का अंतिम भाग, चौथा भाग हम आज देख रहे हैं। सामाजिक श्रेणियाँ। सामाजिक श्रेणियाँ ईस्वी सन पूर्व से ईस्वी सन के काल में किस प्रकार थी, रोम साम्राज्य के और ईरान साम्राज्य के अंतर्गत, और उसका क्या योगदान था। आइए अब हम अधिक ब्यौरा न देकर साम्राज्य की सामाजिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इतिहासकार टैसीटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के मुख्य सामाजिक समूह का वर्णन किया। सेनेटर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पिता, और उनका वर्चस्व बढ़ता था। आश्वरोही, जो योद्धा थे, उसके सदस्य माने जाते थे। फुआड निम्न स्तर के लोग थे, और यानी कि उसे कमीनकारू यानी कि प्लेबर्स या सोर्डिडा करके माना जाता था। और अंततः इसे थिएटर, तमाशे, सर्कस करने वाले दास भी थे, और अल्पधारक, भूमिहीन, ऐसे भी स्थिति गरीब लोग भी शामिल इसमें थे। उस कालखंड में स्थिति इस प्रकार टैसीटस ने अपने इतिहास वर्णन में पुरातत्ववादी से मिले उत्खनन से, अभिलेख से जानकारी दी है। 4वीं शताब्दी के प्रारंभ भाग में कॉन्स्टेंटाइन नाम का सम्राट के शासन कालखंड में टैसीटस द्वारा उल्लिखित पहले 2 समूह एकीकृत होकर विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे, और उनके कुल परिवार में कम से कम आधे परिवार अफ्रीका तथा मूल के थे। परवर्ती यूरोप साम्राज्य में अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु तरीकों से ये युद्ध विशुद्ध सैनिक सम्राट वर्ग में शक्तिशाली, जिनकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्ग में नहीं थी। नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे। टैसीटस ने इस वर्ग का उल्लेख किया और सम्माननीय माध्यम से के वर्ग महान सेनेट गृह के आश्रितों के रूप में वर्णन किया। मुख्य रूप से सेनेटर, ये जो राजा के रक्षक और ऊंचे माने जाते थे, इस मध्यम वर्गीय परिवार का साधारण पोषण करता था, सेवा करते थे। निम्न स्तर वर्गों का एक विशाल समूह भी था, और जिसे सामयिक रूप से हेमिलिओरिस यानी कि निम्न स्तर कहा जाता है। हेमिओरिस का नाम निम्न स्तर वर्ग में माना जाता है। ये भी टैसीटस ने वर्णन किया है। और फसल कटाई के निर्माण उद्योग है, श्रम है, पूंजी है, शिल्पकार है, मजदूरी पाने वाले श्रमिक है, इसकी बेहतर खाते पीते और बहुत बड़ी संख्या के कभी कभी काम करने वाले श्रमिक, विशेषकर हजारों गुलाम विशेष रूप से पूरे पश्चिमी साम्राज्यों में पाए जाते थे। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के एक इतिहासकार सेनेटर के बाद के
ओलिपियोडोरस ने, जो एक राजदूत भी था, और उसने लिखा कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवार को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4,000 पाउंड सोने के बराबर थी। इसे वो उपज शामिल नहीं थी जिसमें उपभोग से सीधे कर लेते थे। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दी में प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, और क्योंकि स्पेन खानों में चांदी मिलना बंद हो गया, तो और इस कालखंड में कॉन्स्टेंटाइन नाम की जो सम्राट थे, सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली उन्होंने स्थापित की। रोम साम्राज्य का परावर्ती काल मतलब जो अस्थिर ऐसा कालखंड माना जाता है। अपेक्षाकृत बहुत धनी लोग अपना वेतन सोने के रूप में ही मिलता था, और सोने का उस कालखंड में महत्व भी था। उस कालखंड में भ्रष्टाचार साम्राज्य में फैला हुआ था, विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्ति कोष प्रशासन में उच्च अधिकारी गवर्नर लूट खसोट और लालच के कुविख्यात थे। और ऐसी स्थिति जैसा आज भी हम देखते हैं कि वो, और इसके भ्रष्ट और खुलकर निंदा भी की जाती थी, और बशर्त किया जाता था आमतौर पर सरकार विरोधी उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई। तथापि 4वीं शताब्दी तक आते आते रोम में कानून बनाए, और ये कानून की परंपरा का उद्भव हो चुका था। उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर अंकुश लगाने का काम किया। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे, और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून सक्रिय रूप से प्रयोग किया गया, और रोम शासन में कानून का परंपरागत एक महत्व बढ़ता गया। 4वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए यह संभव हो पाया कि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो बिशप भी उतनी ही अधिक शक्ति के उनका मुकाबला कर सके। तो कानून इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण योगदान रोम में था। अभी परवर्ती पुराकाल, जिसका अर्थ ये होता है कि रोम साम्राज्य का उद्भव, विकास और पतन। ये परवर्ती पुराकाल को यानी कि रोम साम्राज्य में विकास, उद्भव यानी कि उदय कैसा हुआ, विकास कैसा हुआ, और पतन यानी कि ह्रास कैसा चल रहा था, इसके वर्णन के बारे में इस पॉइंट में हम देखते हैं। आमतौर पर मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी तक ये फैला हुआ था। 4वीं शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हालचालों में सांस्कृतिक स्तर पर अवधि लोगों के लिए धार्मिक जीवन की स्थिति दिखाई देती है। राज धर्म बना लिया था ईसाई धर्म को, और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के कालखंड में ईसाई धर्म राज धर्म बन चुका था, और इस्लाम धर्म का उदय तो 7वीं शताब्दी में हुआ, और इसे महत्वपूर्ण परिवर्तन भी लाए। अभी महत्वपूर्ण परिवर्तन उस कालखंड में कैसे आए? डायोक्लेशियन नाम के सम्राट के कालखंड में जो परिवर्तन आए हैं उसे आर्थिक दृष्टि से महत्व नहीं है, लेकिन इस हिस्से में साम्राज्य छोटा बनाया, प्रशासन के प्रांत भी छोटे किए, साम्राज्य का विस्तार किया, सीमावर्ती क्षेत्र पर किले बनाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया। ये सभी मुद्दे आप लिख के रखना है। असैनिक और सैनिक कार्यों में अलग अलग कर दिया है। सैनिकों की जवाबदारी और गैर सैनिक
जो सैनिक के सिवा कृषि काम में लगे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, उनको अलग अलग अधिकारों में बांटा गया। और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कुछ परिवर्तन भी किए, और जैसा कि डायोक्लिशियन ने जो कुछ परिवर्तन किए, उसी परिवर्तन को पुष्टि देते हुए कॉन्स्टेंटाइन ने भी परिवर्तन लाए। और इस कालखंड में परिवर्तन इस प्रकार के किए कि उसने सैलिडस नाम का एक नया सिक्का तैयार किया। तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि सैलिडस नाम का एक नया सिक्का किसने तैयार किया। ये सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा, और सैलिडस सिक्के बहुत ही बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार, जैसा कॉन्स्टेंटाइन ने सैलिडस नाम का सिक्का बनाया, उसी प्रकार राजधानी भी परिवर्तन की। उसने राजधानी का नाम दूसरी राजधानी बनाई और अपने नाम पर कुस्तुतुनिया नाम की उसने राजधानी बनाई, जो कॉन्स्टेंटाइन की राजधानी कुस्तुतुनिया, नई दूसरी राजधानी। आजकल इसको इस्तांबुल नगर बसा हुआ है यहाँ पर। पहले इसे बेजेंटाइन कहा जाता है। लगभग बेजेंटाइन एक महत्वपूर्ण 3 धर्म का उगम स्थान माना जाता है। ईसाई धर्म है और यहूदी धर्म, इस्लाम, ईसाई, यहूदी। तो बेजेंटाइन एक महत्वपूर्ण केंद्र है, और राजधानी 3 और समुद्र से घिरी हुई है। नई सेनेट की ज़रूरत थी, और यहाँ पर तेजी से शासक वर्गों का विस्तार भी किया। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती जनसंख्या के आर्थिक विकास में तेजी आई, और व्यापार में, संस्कृति में, और धार्मिक और बहुदेववादी परंपरा वो भी उसने शुरू की। यूनान और रोमाशियों की पारंपरिक धार्मिक और संस्कृति बहुदेववादी, जिसके अंतर्गत कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जैसे कि हम देखते हैं कि पेज के प्रेस कारखाने, पानी, मिलें, नई औद्योगिक व्यवस्था यहाँ पर की गई। और बहुदेववाद यानी कि अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धति या उपासना, आराधना, विश्वास रखते थे पंथों पर। यहाँ पर यूनान और रोमाशी के पारंपरिक धार्मिक संस्कृति, जिसे जैसा हम रखते हैं जुपिटर, जुनो, मिर्नव और मार्स जैसे अनेक रोमन इतावली देवी देवताओं, यूनानी तथा देवी देवताओं का पूजा करते थे, और हजारों मंदिर, मठ और देवालय बने थे, ईसाई घर बने थे। बहुदेववादी स्वयं को एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म भी है, लेकिन यहूदी धर्म भी एकाश्म यानी कि विधिधाताहीन नहीं था, अर्थात परवर्ती पुराकाल के यहूदी धर्म के अनेक विविधताएं मौजूद थी। 4वीं और 5वीं शताब्दी में ईसाईकरण एक क्रमिक जटिल प्रक्रिया शुरू हुई, और बहुदेववादी विशेष रूप से पश्चिमी प्रांत से आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। लेकिन हालांकि ईसाई धर्म प्रचारक बहुदेववादी मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते थे। जैसा भारत में भी बहुदेववाद आए। भिन्न भिन्न धार्मिक समुदाय के बीच सीमाएं इतनी कठोर गहरी नहीं थी, और ऐसे शक्तिशाली बिशपों की कोशिश के कारण उन्होंने अनुयायी को कड़ाई से धार्मिक विश्वास तथा रीति रिवाज पालन करने का पाठ दिया। जनता में आम खुशहाली खासतौर पर पूर्व भाग में दिखाई देती है।
और इसे आबादी 6वीं सदी के मुख्य भाग में बढ़ती रही। महामारी और प्रकोप के कारण 540 दशक में ईसा सन में भूमध्य सागरीय प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से विखंडन हो गया, अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, मंदी आई, जर्मन मूल के समूहों से बड़ी प्रांतों में अनेक कब्जे हो गए और इसमें रोमोत्तर, स्पेन, विसिगोथों, जर्मन, इटली के लामार्डी राज्य अब मध्यकाल में आमतौर पर ये बैठ गए। पूर्व भाग के और साम्राज्य संयुक्त बना रहा। जस्टिनियन शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था। जस्टिनियन अफ्रीका को विडोलो के कब्जे में जुड़ा लिया था। इटली के ऑस्ट्रोगोथों ने लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया और गया और लाम्बार्डी आक्रमण की रास्ता तैयार हो गया और 7वीं शताब्दी में प्रारंभिक दशकों में आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई चलती रही। राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने के नाते रोमवासी की अस्थिरता देखते ईरान का प्रभाव बढ़ता रहा। यहाँ पर ससानी शासकों के आक्रमण और रोम साम्राज्य पर उन्होंने अपना प्रभाव जमाया, विजय प्राप्त किया और इसी कालखंड में इस्लाम का उदय हुआ, इस्लाम का विस्तार हुआ और अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व का इतिहास का सबसे राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 तक पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे और पूर्वी रोमन ससानी दोनों राज्यों में बड़े बड़े भाग में भीषण युद्ध हुआ और इसका ध्यान रखनी चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी साम्राज्य जीते तो जो एक शताब्दी तक अंत में स्पेन, सिंध एशिया में फैला और पश्चिम एशिया में वो जाकर बैठे। सीरियाई रेगिस्तान, ईरान के सरहदों तक वो पहुँचे और पश्चात इस्लाम सेनाएं दूर दूर तक बैठे। अभी इसमें आपको अध्यापन समाप्त हुआ। सुबह भी आपको मैंने बताया और कुछ समस्या है तो मेरे साथ ऑनलाइन पर बात कीजिए। मूल्यांकन के लिए प्रश्न, सभी प्रश्न के उत्तर लिखना है। इतिहासकार टेसिटस की सामाजिक श्रेणियों को बताओ। दूसरा प्रश्न, ईसाई धर्म राजधर्म बनाने का निर्णय कौन से शासकों ने किया था। तीसरा प्रश्न, सेलिटस नाम का सिक्का कौन से सम्राट ने बनवाया था। चौथा प्रश्न, इस्लाम धर्म का उदय कौन से शताब्दी में हुआ। पांचवा प्रश्न, दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण कौन से सम्राट ने किया। और छठा प्रश्न, ससानी शासकों के आक्रमण कौन से साम्राज्य पर किए गए थे। ये सभी प्रश्न के उत्तर व्हाट्सएप पर लिखकर भेजना है। और गृह कार्य के लिए आपको प्रश्न है और इन प्रश्नों को लगभग 2-3 पेज में पॉइंट से बनाना है। इसका प्रश्न इस प्रकार है, सम्राट डायोक्लिशियन के समय महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन से हुए और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के लिए परिवर्तन को बताइए। कॉन्स्टेंटाइन ने किए परिवर्तन को बताइए और डायोक्लिशियन के समय महत्वपूर्ण परिवर्तन दोनों ने क्या क्या सुधारणा की है उसका वर्णन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको समझ में आया होगा। कुछ समस्या है तो मिलिए। धन्यवाद। ऑनलाइन पर बात कीजिए और गूगल ऐप पर मैं आपके साथ बात करता हूँ। उस समय बोलना है, लेकिन सभी इसमें गूगल ऐप पर आते नहीं हैं। क्या समस्या है समझ में नहीं आ रहा है। ऑनलाइन के ज़माने में
आपको आगे बढ़ना है।